अच्छा चलो, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं तुम दोनों से एक फ्रैंकली एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे उसको रिस्पॉन्ड करो तो कोई चीज जो अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, लाइक हमने जिस तरीके से कल्चर के बारे में पढ़ा, हमने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक के बारे में पढ़ा, हमने जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा, हमने कल्चर, हमने जो है वो एचआर की पढ़ा कि एचआर क्यों जरूरी होती है। फिर उसके बाद हमने कल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एरिया को बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रेटेजिक एचआर के एरिया को देखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, ओवरऑल कंपनी से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एचआर मैनेजमेंट किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। और आज मजीद फर्दर हम आगे देखेंगे। तो तुम लोगों का क्या फीडबैक है कि क्या वो चीज़ तुम लोगों को समझ में आ रही है, या हाउ इज इट अज्यूमिंग, मतलब तुम लोग उसको किस तरीके से लेकर, अंडरस्टैंडेबल है, नहीं है, मुश्किल है, आसान है, तेज चल रहा हूँ क्या, मतलब अब बता सकते हो तुम लोग मुझे? सर फिलहाल तो सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं और ठीक समझ है। भी आ रही हैं माशाल्लाह से सर। और सर नॉर्मल चल रहे हैं, तेज तो नहीं चल रहे हैं। जैसे 4 क्लासेस हुई हैं तो हमने सर इनफ पढ़ लिया है सर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कहते हो कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, या थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक ज्यादा कवर करने की जरूरत है? सर कैसे? जैसे आपको बेहतर लगे सर। ओके, नहीं मैं सिर्फ इसलिए, देखो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ चीजों को चलो, थैंक यू सर। मेरा मकसद सिर्फ चीजों को आगे लेके मूव करना है कि भाई कौन कौन सी चीज आपने किस किस तरीके से की है और किस किस तरीके से आप मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि देखो, तुमने भी एचआर की चीजें तुम भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पढ़ रहे हो, और एट द एंड जब तुम लोग का इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सेमेस्टर खत्म हो, तो तुम लोगों के पास एचआर की एटलीस्ट बेसिक जो नॉलेज है, या एचआर का जो बेसिक काम है और जो वो बिजनेस के लिए कर रहा होता है, वो तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। यानी कल को अगर तुम बैठ के किसी के सामने डिस्कस करो एचआर के बारे में कि जी एचआर क्या होता है, या एचआर क्या करता है, या मॉडर्न एचआर क्या है, या किस तरीके से मॉडर्न एचआर के काम चलते हैं, तो नॉट इनटू सम डिटेल्स, मतलब डेप्थ तो जाहिर है मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे कि तुम लोगों को बिल्कुल डेप्थ के अंदर टॉपिक्स पता, लेकिन एटलीस्ट तुम लोगों को मेजर एरियाज, मेजर टेक्निकलिटीज और मेजर प्रोस्पेक्ट्स तो पता होगा कि हाँ भाई ये चीजें हैं। मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो फिर इट्स ओके विद दैट सिनेरियो, तो फिर हम उसी चीज के ऊपर जो है वो लेके चलते हैं। मेरा सिर्फ फीडबैक इसके ऊपर चाहिए था मुझे तुम लोगों का। ओके, चलो लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके दोस्त आते चले आएंगे, तो विल कीप ऑन ज्वाइनिंग देम। सबसे पहले हमने कल बात की थी स्ट्रेटेजी के लिहाज से कि स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या होती है, क्या नहीं होती है, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को जो है ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को लेके चल रहे होते हैं, फिर उस स्ट्रेटेजी में एचआर का क्या रोल होता है। अब हम सिर्फ इस तरीके से अब हम स्पेसिफिकली ये चीज लेके चलते हैं कि जी कंपनी की स्ट्रैटेजीज तो बहुत तरह की होती है, लाइक कंपनी तो बहुत सारे तरीके से जो है वो काम कर रही होती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेके चल रही होती है। लाइक जिस तरीके से अगर मैं कोविड की सिचुएशन के लिहाज से बात करूं, तो कोविड के अंदर कंपनी की स्ट्रैटेजी, जो मोस्टली कंपनीज है उनकी स्ट्रैटेजी रादर देन आगे बढ़ने की या एक्सपेंड करने के, उनकी स्ट्रैटेजी अपनी पोजीशन सस्टेन करने की थी। लाइक वो जो जिस जगह पर है अपना स्टेटस को मेंटेन करने की, या आसान लफ्जों में सर्वाइव करने की, ठीक है। अगर यही टाइम पीरियड, हम ऐसा टाइम, वो वाला टाइम पीरियड की एग्जांपल है जो आज से 3-4 साल पहले जो टाइम पीरियड था, जिसमें कंपनीज बूम पे जा रही थी, बूम से मुराद ये है कि जिसमें कंपनीज बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही थी, तो कंपनी की स्ट्रेटेजी भी वैसी चेंज हुई भी होती थी। लाइक कंपनी ऑल्सो ट्राई कि वो जो है एक्सपेंशन की तरफ, या कंपनी जो है वो आगे की तरफ मूव करे, ठीक है। तो जिस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होती है एचआर का, उसी तरीके से कोई ना कोई रोल प्लान, या उसी तरीके से कोई ना कोई एक्शन होता है जो कि एचआर लेता है, और अल्टीमेटली जो कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक गोल या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम इस चीज को डिटेल के अंदर अगर लेके चले, तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम इन सब चीजों की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जब भी हम लोगों की बात करते हैं, जब भी हम वर्किंग कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हम एक्चुअली इस चीज को डिपिक्ट कराते हैं, या एक्चुअली हम इस चीज को अंडरस्टैंड कराते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स के लिए, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक रूल्स के लिए
हमें इंडिविजुअल के, हमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के, फ्रॉम सीईओ टिल द जो आपका लोएस्ट पोजीशन है, लाइक जैसा पीएन कहते हैं, जैसा क्लर्क कहते हैं, उस तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉइज वही रोल बिहेवियर जो है अपना डिपेक्ट करें। रोल बिहेवियर डिपेक्ट करने का मतलब ये है कि वो रोल वो बिहेवियर शो करें जो रोल और बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करे। लाइक अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी, ओवरऑल स्ट्रेटेजी इस वक्त ये चल रही है कि आपको हर हाल के अंदर जो है वो एम्प्लॉइज को हर हाल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है तो तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम एम्प्लॉइज का बिहेवियर भी वैसे ही होना चाहिए कि हाँ हमें एक्सपेंड करना। या अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस को के ऊपर मेंटेन है, ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि जी मुझे कॉस्ट इंक्रीज अपनी नहीं करनी, तो तमाम के तमाम बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर भी उसी तरीके से होंगे। इन शॉर्ट एचआर का बिहेवियर भी उसी तरीके से होना चाहिए कि इट शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉस्ट इनकरिंग, बल्कि इंस्टेड उसको अपनी कॉस्ट को मजीद कट डाउन करना चाहिए या मजीद रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। कंपनीज की मुख्तलिफ तरह की स्ट्रैटेजी चल रही होती है। कंपनी की कॉस्ट स्ट्रैटेजी भी चल रही होती है जिसमें कंपनीज अपनी जो है वो कॉस्ट को जो है स्पेसिफिकली जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। उनका फोकस जो है वो एफिशिएंसी की तरफ होता है कि जो स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर है उस स्पेसिफिक स्किल की जो है वो स्पेसिफिक स्किल जो है वो मार्केट से लिया जाए। ऐसी कंपनीज को हम ये कहते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है अपने एम्प्लॉइज के स्किल को एनहांस करने के लिए। वो बिहेवियरल प्रोस्पेक्ट्स की तरफ बात करती है, उन बिहेवियरल रोल्स की बात कर रही होती है जिस बिहेवियरल रोल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन कंपोनेंट होता है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, या आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि अगर कोई बंदा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस बंदे के ज्यादा अच्छे इंसेंटिव्स होने चाहिए। अगर कोई बंदा कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस बंदे के कम होने चाहिए। लाइक आपकी कॉम्पेंसेशन, आपके बेनिफिट्स जो है वो इक्वली लिंक होते हैं आपकी तमाम की तमाम परफॉर्मेंस से, कि जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी स्ट्रैटेजीज जो है वो कंपनी यूज कर रही होती है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की होती है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में आपको लोगों का रोल किस तरीके से चाहिए होता है, या पीपल रोल किस तरीके से चाहिए होता है, बिहेवियरल रोल किस तरीके से चाहिए होता है। वो ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स जो हैं वो क्रिएटिव भी हो और वो कोऑपरेटिव भी हो। मीन्स कि वो मॉडरेट कंसर्न होते हैं क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर। टॉलरेंस के बारे में, उनकी टॉलरेंस जो है वो जरा थोड़ी सी कम होती है। और ये जो एरिया होता है ये होता है रिस्क टेकर्स का, मतलब हाई रिस्क टेकर्स की बात होती है। यानी इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो है वो ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि जी नए से नए आइडियाज आए, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चले, रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करें, लेकिन अगर किसी जगह पे रिस्क लेना है तो उस जगह पे रिस्क भी लें। अच्छा, मुझे, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। अब मुझे तुम लोग एक सवाल का जवाब दो। तुम लोगों ने अभी कमोडिटीज मार्केट के बारे में सुना है? यानी एक स्टॉक एक्सचेंज है वो तो सबको पता है। एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ कमोडिटी मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट हम जिसे कहते हैं, जिसमें गोल्ड पे ट्रेड होता है, करेंसी पे ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल पे ट्रेड होता है, कॉटन के ऊपर, वीट के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ट्रेड होता है। ये तुम लोगों ने नाम सुना है क्या? यस सर। सुना है? अच्छा, इसमें तुमने कुछ आइडिया है तुम्हें कि ये है क्या, या किस तरीके से रन करता है, या इसके अंदर क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? अच्छा, अजहर तुमने नहीं सुना है, आइडिया है तुम्हें? अच्छा, बेसिकली देखो, मैं बल्कि अजहर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। देखो बेटा, आपके पास जो है जिस तरीके से पहले बैंक्स होते थे, आपके पास स्टॉक एक्सचेंज होता था। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता था कि आप इन्वेस्ट करते थे स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स का मतलब क्या था कि शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते थे। तो आप स्टॉक एक्सचेंज आते थे, स्टॉक एक्सचेंज जाके इन्वेस्ट करते थे, जो शेयर कम कीमत पे होता था वो आप परचेज कर लेते थे, फिर उसकी कीमत बढ़ती तो आप सेल कर लेते थे। ये स्टॉक एक्सचेंज का रूल था। अब स्टॉक एक्सचेंज के साथ दुनिया के अंदर एक और तरह की ट्रेडिंग आई जिसको हम नाम देते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है कि आप किसी ना किसी कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, किसी ना किसी चीज को ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन है जिस तरीके से, वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग आती है। बिटकॉइन का नाम तो तुम लोगों ने सुना हुआ ही होगा। इसी तरीके से क्रूड ऑयल है, तेल है। इसी तरीके से आपका गोल्ड है, इसी तरीके से कॉटन, ये सारी की सारी कमोडिटीज है। तो आप इसकी ट्रेडिंग करते हैं। वो ट्रेडिंग फिजिकल नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज, इसकी आप ट्रेडिंग करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको भी ये बात बताई थी। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग with the purpose
to exchange things with a purpose to fulfill the need, not for the generation of profit, not for the other perspective. जबकि business हमारे पास होता है वो totally purely for the purpose of generation of profit होता है और long term existence के लिए होता है। तो जो ट्रेडिंग होती है, जो मेरे कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, तो उसमें आप कमोडिटी सेल या परचेज करते हैं, ठीक है। अब जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है ना, उसमें देखो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक आपका होता है, आप हाई रिस्क टेकर्स होते हो, मतलब यही चीज स्टॉक एक्सचेंज में भी होती है, लेकिन कमोडिटी में ये चीज समझाना थोड़ा आसान है। अब हाई रिस्क भी लेते हो, हाई रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप सेंसिटिव मार्केट के अंदर चले आते हो। सेंसिटिव मार्केट का मतलब ये है कि जो एकदम बूम मारती है और एकदम डिक्लाइन करती है, मतलब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली बात होती है, ठीक है। आप उस मार्केट में भी डील करते हो, आप उस मार्केट में भी डील कर रहे होते हो जिस तरीके से सपोजिटली हम नॉर्मल मार्केट्स की बात कर रहे होते हैं, जो कि मॉडरेट मार्केट्स होती है। मॉडरेट मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जिसमें इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, लाइक इतना हायर साइड का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि मॉडरेट रिस्क इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, ठीक है, आपको लॉस नहीं होगा, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप स्टेटस को पे मेंटेन रहेंगे, लॉस भी आपको बेयर नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो दो एरियाज अलग अलग है, बिल्कुल ये दो एरियाज आपके पास जो है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी की कंपोनेंट जो है वो कंपोजिशन शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप एक तो यहाँ पे रिस्क जो है वो हायर साइड पे ले रहे होते हो, दूसरा क्रिएटिव आइडियाज के साथ काम कर रहे हो। तो क्रिएटिव आइडियाज के साथ काम करने का मतलब ये ऑब्वियसली बहुत सारी दफा में अपेरेंटली ऐसा लग रहा, आप चल रहे होते हो कैलकुलेशंस के ऊपर, अपेरेंटली आपको ऐसा लगता है कि जी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन यू फोरकास्ट कि नहीं जी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगी वापस। तो ये चीज क्या है, ये बेसिकली आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है। इसी तरीके से आपके न्यू आइडियाज होते हैं। अब न्यू आइडियाज क्या चीज होते हैं, सपोज करते हैं हम कि आपने एक चीज जो है वो आज क्रिएट की, एक चीज आपने जो है एक आइडिया आपने क्रिएट किया और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने देखा कि हाँ जी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो यूज किया जा सकता है, आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लिया और खरीद के लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको छोड़ दिया, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको छोड़ दिया। और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको छोड़ने का मतलब ये है कि आपने उसको रख दिया कि जब इसके पैसे बढ़ेंगे तब आप इसको देखेंगे। तो दैट मीन्स कि आपने अपने क्रिएटिव आइडियाज या आपने अपनी बैलेंस अप्रोच के साथ एक नया आइडिया डेवलप किया जिसने आपको सपोर्ट किया। तो इस तरह की जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज कहलाती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब हम डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजी की बात कर, डायरेक्शन स्ट्रेटजी की बात करते हैं, या जब हम बैलेंस स्ट्रेटजी की बात करते हैं, या जैसे हम कहते हैं कि हम कॉस्ट एफिशिएंट स्ट्रेटजी की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो दोनों स्ट्रेटजीज में एचआर का रोल क्या होता है। तो एचआर का रोल अब हम जब डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास ये होता है कि डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज की जब हम बात करते हैं, या जैसे हम इस तरह की स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे थे जो हमने अभी पीछे बात की है, तो एचआर के कुछ बेसिक एरियाज होते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि एचआर यूज कर रहा होता है। एचआर को देखना पड़ता है कि हमें किस बिजनेस फंक्शन के साथ कौन सी स्ट्रेटजी अलाइन करनी है, फिर एचआर उसको अलाइन करके आगे इंक्लूड एक्सक्लूड करता है। पहली स्ट्रेटजी जो एचआर यूज करता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी यूज करता है। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या कहती है? एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी ये कहती है कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एचआर फोकस करने लगता है एक्सटर्नल लोगों के ऊपर। किन एक्सटर्नल लोगों के ऊपर? वेंडर्स के ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर, ठीक है। या इसको आप आसान लफ्जों में कह लो बिजनेस को बाय करने के ऊपर। जब बिजनेस बाहर के दूसरे बिजनेसेस बाय करने के ऊपर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन या वहां पे एचआर फोकस करने लगता है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मार्केट एंट्रेंस है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश ब्लड है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। वजह या ये एचआर क्यों रोल प्ले कर रहा होता है? देखो एचआर के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जी मिसाल के तौर पे जिस तरीके से आप आए, आप फ्रेशर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब आप लोग आए, आप लोगों को मैं ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करूं, इंडक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को ट्रेन करूं, ट्रेन करने के बाद डेवलप करूं, मतलब पहले मैं आपकी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करूं, और जस्ट 1 मिनट। ओके ठीक है। पहले मैं जो है वो आपको ट्रेन करूं, और ट्रेन करने के बाद फिर मैं आपकी जो है वो यूटिलिटी अपने पास लेकर आऊं, लाइक फिर उसके बाद मैं आपको यूटिलाइज करूं, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस लॉन्ग मेथोडोलॉजी,
मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैं मार्केट से जो मैंने अपनी मार्केट देखी, लाइक अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के हूँ तो मैंने भी बैंकिंग सेक्टर की मार्केट देखी, और बैंकिंग सेक्टर की मार्केट के लिहाज से मुझे जो रिक्वायर्ड था, जो बिजनेस ग्रुप या जो चीज मुझे रिक्वायर्ड थी, मैंने उस चीज को पूरा के पूरा परचेज किया, उस बिजनेस को मैंने परचेज किया और परचेज करके उसको अपने पास एक्वायर कर दिया। उस एक्वायरिंग करने का मुझे फायदा क्या हुआ, या उस बिजनेस को परचेज करने का मुझे फायदा क्या हुआ, कि वो लोग जो कि मेरे पास नहीं थे, जो फ्रेश ब्लड मेरे पास मौजूद नहीं था, जो एक्सपीरियंस मेरे पास मौजूद नहीं था, कौन सा एक्सपीरियंस जो कि मार्केट में रन कर रहा है, वो एक्सपीरियंस मेरे पास मौजूद नहीं था, सीधा सीधा वो एक्सपीरियंस उठ के मेरे पास आ गया। मुझे उनको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे उनको लर्न कराने की जरूरत नहीं है, मुझे उनको डेवलप कराने की जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी नो थिंग्स, आई जस्ट हैव एक्वायर्ड देम, आई जस्ट हैव टेकन देम ऑन माय पेरोल एंड नाउ आई स्टार्ट वर्किंग विद देम। ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी होती है। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जी आप अपना मार्केट का शेयर जो है वो मैक्सिमाइज रखते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, और जो नई नई मार्केट होती है, निच मार्केट हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है वो आप लोग एक्सप्लोर करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, और एक्सप्लोर करके उसको मूव करा रहे होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी की एग्जांपल ये है कि जिस तरीके से आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आप लोगों को मैंने ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद मैंने आपको स्किल्स सिखाए, स्किल्स सिखाने के बाद मैंने आपको अपना जो मेरा करंट प्रोसेस या करंट प्रोसीजर है, मैंने उसी के अंदर आपको रन करा के रखा। नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन, मतलब कोई मैंने बाहर से कंपनी से कोई रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ नया एक्सटर्नल इन्वॉल्व नहीं किया, बल्कि जो मेरे पास चीजें मौजूद है मैंने उसी चीज को लेकर अपने साथ चला। तीसरी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि मैं बाहर की तरफ देखूं ही नहीं, मैं सिंपल अंदर की तरफ देखूं, मतलब सिंपल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की तरफ जो है अपने लोगों को जो है वो देखूं, और ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग जो मेरे इन्वॉल्व है सिर्फ मैं उनको जो है वो नोटिस करूं, उनके साथ मैं वर्कआउट करूं, उनके साथ वर्कआउट करके उन्हीं को ट्रेन करूं, उन्हीं को डेवलप करूं और आगे की तरफ मूव करूं। ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है मर्जर एंड एक्विजिशन का। मर्जर और एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है मर्जर का। मर्जर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो कंपनीज मिले और एक कंपनी बना लें। मिसाल के तौर पे प्रॉक्टर एक कंपनी थी, गैम्बल एक कंपनी थी, दोनों मिली, दोनों आई, ठीक है, और उन्होंने एक कंपनी बना ली, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यानी कि दो कंपनीज ने मिल गई। जिस तरह एकॉज एक कंपनी थी, नोबल एक कंपनी थी, तो दोनों मिली और मिलके बन गई एकॉज नोबल। ठीक है। ग्लेक्सो एक कंपनी थी, स्मिथ क्लाइन एक कंपनी थी, दोनों मिल गई और दोनों ने मिलके बना दिया ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, जो सब जीएसके के नाम से। ये आपका होता है मर्जर। मर्जर वो होता है जिसमें कोई भी कंपनी जो कि प्रीवियसली अलग से शो हो रही है, वो कंपनी अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपना ब्रांड नेम खत्म नहीं करती, बल्कि आपके साथ क्या करती है, वो आपके अंदर मर्ज हो जाती है। लाइक उसकी एंटिटी भी एग्जिस्टेंस होती है, आपकी भी एग्जिस्टेंस होती है, और दोनों एग्जिस्टेंस पैरेलल एक साथ चला। कॉन्ट्रैरिली इसका दूसरा जो एरिया है वो है एक्विजिशन का। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि आपने एक कंपनी खरीदी और उस कंपनी को खरीदने के बाद उस कंपनी को अपने अंदर जम कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अब उस कंपनी का कोई वजूद नहीं है, अलग वो कंपनी की कोई एंटिटी नहीं है। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जिलेट को पूरा के पूरा एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने का मतलब ये है उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब जिलेट एज अ ब्रांड तो आपको नजर आएगा, लेकिन जिलेट एज अ प्रोडक्ट आपको, कंपनी नेम आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद एक अगला प्रॉब्लम होता है, अगला जो एचआर का एरिया होता है जो कभी किसी को पसंद नहीं आता, वो आपके पास डाउन साइजिंग का होता है। डाउन साइजिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराने का मतलब ये है कि यू प्लान फॉर द थिंग्स, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के एक पोर्शन को खत्म कर दिया। पोर्शन को खत्म करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बिजनेस एरिया खत्म हो गया, बिजनेस एरिया खत्म होने का मतलब ये है कि उसके साथ एसोसिएटेड तमाम के तमाम लोग, उसके एसोसिएट तमाम की तमाम चीजें, वो सब खत्म हो गई।
खत्म होने का मतलब ये है कि अब उनमें से किसी की कोई जरूरत नहीं है और वो ऑर्गेनाइजेशन से डिसकंटिन्यू हो गए। तो एचआर का जो ये पार्ट है ये आपके पास कहलाता है डाउनसाइजिंग का, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो एक कंपीटिंग थ्रू सस्टेनेबिलिटी है। ये भी एक सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजी है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, उसके लिहाज से है कि जी सब चीज अपनी स्टेटस को मेंटेन रखें। अब स्टारबक्स वालों ने एम्प्लॉइज गो टू स्कूल के नाम से एक जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, ठीक है। नाउ यू हैव गॉट 4 मिनट्स, इस पूरी के पूरी स्ट्रेटेजी को पढ़ो आप, मतलब विल रीड करो। और ये इसका एक सवाल है, व्हाट ट्रेड्स हेल्प मोटिवेट प्रोमोट अ कंपनी एज एन एम्प्लॉयर चॉइस, लाइक वो कौन से ट्रेड्स हैं, वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, ठीक है। तो जस्ट 4 मिनट्स आप इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर अपने जेहन में रखो और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जिसके पास क्वेश्चन का आंसर, यानी माइक नहीं चल रहा है, माइक में इशू है, वो मुझे बेशक डायरेक्टली लिख के जवाब दे दे, मैं उसका आंसर को रीड कर दूंगा, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इसको पढ़ो और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं।
हाँ जी, पढ़ लिया? अजहर, फुरकान, परीनाज बेटा? यस सर। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताओ इसमें क्या है? सर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मतलब ये अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन करेंगे। इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि इन स्ट्रेटेजी क्या फ्यूचर है? स्टारबक्स वाले जो है ना सर, इन्होंने पार्टनरशिप की है हम्म। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ, जिनमें हम्म। ये करेंगे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम्म। एडमिशन दिलवा देंगे ऑनलाइन हम्म। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में, हम्म। ताकि वो अपनी बैचलर की डिग्री ले सकें। सर अगर वो हम्म। अपनी बैचलर की डिग्री रहेंगे तो उनका मतलब ट्रस्ट भी बढ़ेगा स्टारबक्स के साथ, कि वो उनको हम्म। एक प्रोग्राम में उन्होंने उनको मतलब इनरोल करवाया है। और हम्म। इन्होंने ये भी बताया कि स्टारबक्स एक्सपेक्ट कर सकता है मतलब 2025 तक उनको जो है ना 250 मिलियन तक का 250 मिलियन तक की कॉस्ट लग सकती है, लेकिन इससे हम्म। फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि वो इन फ्यूचर 1,44,000 पीपल्स को रिटेन कर सकते हैं, हम्म। एम्प्लॉइज को हम्म। रिटेन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर ये इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉइज पे, तो एम्प्लॉय भी कुछ गिव बैक देंगे, मतलब अगर वो रिटेन हो जाते हैं तो वो कंपनी के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी सर इन्होंने ऑफर ये रखी है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट कर देता है, छोड़ देता है या फिर चले जाता है, तो कोई उन पे जो है ना पेनल्टी नहीं लगेगी। सही, ठीक है। अजहर ने भी एक अच्छा जवाब दिया, लेकिन अजहर ने थोड़ा सा जरा कॉम्पैक्ट उसका जवाब दे दिया। अजहर ने मुझे कहा, द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू सर्वाइव एंड एक्सीड डायनामिक एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। अजहर बड़ा मुश्किल है, बट ये है कि ठीक है, तुमने अपने लिहाज से सही किया। परीनाज बेटा, क्या लिखा हुआ था इसमें? परीनाज? आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर, इस केस स्टडी के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये है कि आपकी इनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था या इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को रिटेन करना। मतलब जो मेरे पास मौजूद है मैं उसको रिटेन करूं। ठीक है, ये हमने ऊपर स्ट्रेटेजी एक पढ़ी थी सस्टेनेबिलिटी के नाम से, जिसमें हमने कहा कि जी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है कि वो बाहर मार्केट में ना जाए, बल्कि इंस्टेड वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करे। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया कंपैरिजन से। कंपैरिजन से स्टार्ट करने का मतलब ये, इन्होंने ये कहा कि जी मैकडॉनल्ड अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए क्या करेगा, 10% उन्होंने सैलरी इंक्रीज कर दी सबकी, विद एन ओ होप, विद एन एंटिसिपेशन के जी एम्प्लॉय रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, वॉलमार्ट ने क्या किया? वॉलमार्ट ने ये कहा कि जी आर्ली बेसिस के ऊपर, हर आर के ऊपर जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि वॉलमार्ट जो बेसिकली वर्क काम करने का उसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली प्रिंसिपल आर्ली वर्किंग बेसिस के ऊपर है। लाइक आप 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो आपके तकरीबन 100 या $150 आपके बनते हैं। ठीक है, ये उनका कुछ वर्किंग कॉन्टेक्स्ट है। वो फुल इस तरीके से नहीं बिलीव करते कि जी पूरे 8 घंटे आप काम करेंगे तो वो लमसम पे करेंगे, आर्ली बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जी $10 हमने बढ़ा दिए, और कितने लोगों के बढ़ा दिए? तकरीबन 5 लाख लोग हैं उनके बढ़ा दिए। ठीक है, ये दो स्ट्रैटेजीज तुमने देख ली, क्योंकि एक एक तरीके से काम करे, एक तरीके से काम करे। तीसरी स्ट्रैटेजी जो स्टारबक्स ने लगाई, वो उसने सबसे यूनिक स्ट्रैटेजी लगाई, और उसने स्ट्रैटेजी क्या लगाई? बैक टू स्कूल। अब बैक टू स्कूल का मतलब क्या है? लाइक व्हाट डू यू मीन बाय बैक टू स्कूल? बैक टू स्कूल का मतलब ये है कि इन्होंने, स्टारबक्स ने ये चीज रियलाइज की, या स्टारबक्स ने इस चीज को एंटिसिपेट किया कि जी वी कैन रिटेन मोर एम्प्लॉइज बाय जस्ट गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन, instead of like giving them पैसा, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मतलब आर्मी इंक्रीज के ऊपर या इस तरह की फाइनेंशियल इंक्रीज देने के लिए बजाय, what we can do is that we can just simply ask our employees to enter within the graduation program. तुम लोग शायद ये बात सुन के सबसे ज्यादा हैरान हो, जितने भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है उन तमाम की तमाम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ग्रेजुएशन और मास्टर्स सबसे महंगी पढ़ाई है। ठीक है,
मतलब यू कैन नॉट गो फॉर ग्रेजुएशन या यू कैन नॉट गो फॉर मास्टर्स दैट इजीली, मतलब इतनी आसानी से ग्रेजुएशन या मास्टर्स नहीं करते हो, बड़ा मुश्किल काम होता है वहां पे ग्रेजुएशन या मास्टर्स को करना, ठीक है। और जो ग्रेजुएट या मास्टर होता है वो बहुत हाईली या बहुत ही कोई ऊपर की चीज होता है, मतलब इतना ज्यादा वहां पे एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और रियलाइज करके व्हाट दे डिड वाज they simply created a mechanism, they simply created a collaboration with the Arizona State University, और स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने collaboration करके क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे बंदे पढ़ा दें सिंपली, और क्या पढ़ा दें, आप हमारे बंदों को ग्रेजुएशन करा दें, ठीक है। अपेरेंटली अगर तुम मुझसे बात करो तो दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट लुक वेरी अपीलिंग, लेकिन स्टारबक्स के लिहाज से, स्टारबक्स के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, स्टारबक्स के वर्किंग्स के लिहाज से, स्टारबक्स की एंटिसिपेशन के लिहाज से, it will help them to retain their employees, और not only retain their employees but अब उनको इसके बाद शायद डेवलपमेंट की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन भी कि वो ऑलरेडी मास्टर्स या ग्रेजुएशन या वो ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने एम्प्लॉयज को मजीद फर्दर आगे जो है वो रिलैक्सेशन दी, और रिलैक्सेशन किस तरीके से दी, रिलैक्सेशन इस तरीके से दी कि उन्होंने ये कहा कि जी आपके जो आपकी फीस होगी वो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो बेयर किस तरीके से होंगे, एक्सपेंसेस बेयर इस तरीके से होंगे कि आपको 20 घंटे एक हफ्ते के अंदर जो है वो काम करना पड़ेगा, और आप 20 घंटे अगर एक घंटे के अंदर एक उसमें काम कर लेंगे तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो रीइंबर्स हो जाएगी, यानी कि ट्यूशन फी के पैसे आपके निकल जाएंगे 20 घंटे के अंदर आपने, यानी कि ये 20 घंटे में भी आपके नॉर्मल घंटों से, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं आपके उससे ज्यादा भी हो सकते हैं या उसी के अंदर भी हो सकते हैं। एक मिनट, परीना स्टारबक्स एक्सपेक्ट 25,000 एम्प्लॉय, ठीक है बिल्कुल ठीक है बेटा। तो हमारे पास यानी कि इन्होंने ये कहा कि जी 20 घंटे आपको करना है, आप 20 घंटे कर लेंगे तो आपको आपके बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि आपके बैचलर्स की डिग्री रीइंबर्स, यानी कि जो आपकी पेपर एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी रीइंबर्स हो जाएगी। एक बात, इससे उनको फायदा क्या हुआ या इससे उन्होंने लॉजिकल क्या टेस्ट रन किया या लॉजिकली क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जी इससे 2025 तक तकरीबन जो कंपनी के ऊपर एक्सपेंस आएगा वो आएगा 250 मिलियन का, 2.5 करोड़ का एक्सपेंस आएगा, ठीक है पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जी आपका 25,000 एम्प्लॉइज के पास जो है आपकी डिग्री आ जाएगी, और 25,000 एम्प्लॉइज को डिग्री देने का मतलब ये है कि 1,44,000 लोगों को आप रिटेन कर सकते हैं। कोई तुम में से मुझे बताएगा कि अगर मैं 1,44,000 में 25,000 कितनी दफा आएगा फुरकान? 3 दफा आएगा। 3 दफा आएगा। इसका मतलब ये है कि 25,000 लोगों को डिग्री देके आप अपने 3 गुना एम्प्लॉइज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। बात समझ में आई है कि यू जस्ट हैव टू स्पेंड ऑन 25,000 लोग, 2.5 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना है, और अल्टीमेटली आप 1,44,000 बंदे को अपने पास रिटेन कर सकते हैं, जो कि आपका पोटेंशियल एसेट है। मजे की बात है या नहीं है? यस सर। ये एचआर की स्ट्रेटेजी होती है, ये चीज होती है जिस तरीके से एचआर हमारा जो है वो मूव करता है, ठीक है। मैं ये वाला सेशन क्लोज कर रहा हूँ और अगला सेशन दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, तो प्लीज नेक्स्ट सेशन के लिए जो है वो ज्वाइन कर लो तुम लोग, ताकि फिर हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करें।